जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगा क्लासेस। वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के हैं और मैट्रिक की तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो गंगा क्लासेस आज बेहिचक आप लोगों के बीच सोशल साइंस के जल संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आई है। इससे पहले कृषि चैप्टर को हम लोगों ने डील किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे देखा होगा और अच्छा भी लगा होगा। आज हम लोग जल संसाधन को देखेंगे। जल संसाधन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से डील करेंगे और सारे क्वेश्चन को बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। धरा मतलब पृथ्वी और धरातल मतलब पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल से ढका हुआ है। मान लीजिए कि हम पृथ्वी को 4 भाग में बांट दिए। 4 भाग में बांटने के बाद देखते हैं हम लोग कि 3 भाग जल से घिरा हुआ है, पूरे 3 भाग जल से ढका हुआ है पृथ्वी, और मात्र 1 भाग केवल स्थल है। इतना सारा पानी है हमारे पृथ्वी पर, यानी धरातल पर 3/4 भाग सिर्फ और सिर्फ जल से ढका हुआ है। इसलिए ये मुझे दूसरे प्लेनेट से देखने पर या फिर हमें अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। एकमात्र पृथ्वी है जो कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है, जिसमें 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। जल की खराब गुणवत्ता कहने का क्या मतलब हुआ? जल की क्वालिटी को खराब, यानी वो खराब हो जाएगी, वो पीने लायक नहीं बचेगा, वो हमारे लायक नहीं रह जाएगा। इस तो जल की खराब की गुणवत्ता इसी कहते हैं। मान लीजिए कि जल की खराब गुणवत्ता, जल में यदि औद्योगिक अपशिष्ट यानी फैक्ट्री का यदि कचरा निकाल के रख देते हैं तो जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। कीटनाशक, कीड़ा मारने का दवाई यदि जल में डाल देते हैं तो ऑब्वियसली जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। रासायन यानी केमिकल्स यदि पानी में हम लोग छोड़ देते हैं तो जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। लेकिन यदि जल का असमान वितरण है, असमान वितरण कहने का मतलब हुआ कहीं बहुत ज़्यादा जल तो कहीं कम जल, तो इससे कुछ भी नहीं होता। इससे जल की गुणवत्ता खराब कैसे होगी? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, यानी जल के असमान वितरण से जल की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में है, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है? बांध रियल में जल का इतना बड़ा स्रोत है और जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है कि भारत में आधुनिक भारत का बांध जो है हमारे आधुनिक भारत का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। क्लियर? आगे देखो 5 नंबर, राज्य का नाम बताए, यानी उस राज्य का नाम बताए जहां हर घर छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक है। देखो, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण, यानी छत के वर्षा में, बरसात के दिन में छत के पानी को जमीन के अंदर टंकी बना के रखने के लिए पूरा आवश्यक कर दिया है। और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ तमिलनाडु सरकार कानूनी कार्रवाई करती है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन को देखा कि हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना अति आवश्यक है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किस राज्य में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। मेघालय का मासिनराम एक जगह है जहां पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाती है? इंदिरा गांधी नहर जो सतलज नदी से निकालकर पश्चिमी राजस्थान में बहाया गया है और ये पश्चिमी राजस्थान को 12 मासी जल उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर इससे लोगों में खुशहाली रहती है, हरियाली यहाँ पे रहता है, चारों तरफ देखने को मिलता है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान में जल उपलब्ध करवाती है जो सतलज नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। 22%, देखो भारत में जो विद्युत उत्पादन होता है उससे 22% जल विद्युत होता है। बाद बाकी सारे कोयला और अन्य स्रोत से लिया जाता है, लेकिन 22% भाग जल द्वारा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल हम लोगों का देखो अनवीकरणीय,
कृत्रिम, समाप्यता, नवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब हुआ कि एक बार यूज कर लिए तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये नवीकरणीय, एक बार खत्म हो जाएगा, एक बार यूज करने के लायक बचता है। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया, समाप्य मतलब ये खत्म होने वाला, और नवीकरणीय, नवीकरणीय यानी फिर से दोबारा इसको यूज करने लायक बनता है। जैसे बरसात के पानी को एक बार यूज कर लिए, फिर दोबारा फिर भाप बनती है, फिर हमारे बीच आ ही जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन। जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, मतलब फिर से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 10, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण। तमिलनाडु के भांति राजस्थान में भी छत वर्षा जल संग्रहण बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? टांका कहा जाता है। टांका में जो बरसात का पहली बारिश होती है, इसे पूरे टंकी को साफ किया जाता है, और फिर जब और अगला बारिश होती है तो टंकी में पानी भर के रख दिया जाता है, ताकि आने वाले जब पानी की कमी हो आने वाले दिन में जब पानी की कमी हो जाती है, उस समय टांके में जो भरा हुआ पानी है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय, लवणीय मतलब लवण यानी नमक वाला, और अलवणीय मतलब बिना नमक वाला। नमक वाला पानी एकमात्र समुद्र में मिलता है। नमक का पानी कहाँ मिलता है? एकमात्र समुद्र में। लेकिन देखो, भौम जल मतलब भूमि के अंदर का जल, वर्षण जल बारिश का जल, सतही जल यानी नदी का जल, तालाब का जल, तो इनमें से सभी 4 नंबर में दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस में है कि इनमें से सभी अलवणीय जल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें समुद्र का बात किया ही नहीं, समुद्र का पानी का बात करता तभी ये लवणीय जल होता, यानी ये सारे के सारे कौन सा जल है? अलवणीय जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जल दुर्लभता के कारण। इतने सारे जल पृथ्वी पर रहते हुए भी जल दुर्लभता है इस दुनिया में, और जल दुर्लभता का क्या कारण है देखते हैं हम लोग कि जल की कमी, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है। बिल्कुल, बढ़ती इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी जल की आवश्यकता भी बढ़ रही है। जल का असमान वितरण, और जल का असमान वितरण, कहीं बहुत ज़्यादा जल है, कहीं बहुत कम जल है, कहीं जलमग्न कर देता है तो कहीं सूखा आ जाता है। जल का संरक्षण ना होना, जल का बचाव नहीं हो पाता है। इन सभी से ये जो तीनों ऑप्शंस बताए गए, ये तीनों सही है, सब कुछ इससे तीनों कारण हैं कि जल दुर्लभता होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए कूल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? कूल और कुल छोटे छोटे तालाब जैसा होता है जिससे सिंचाई की जाती है। ये कहाँ होता है? कूल अथवा कुल का निर्माण हमारे पश्चिमी हिमालय में होता है। पश्चिमी हिमालय की तरफ कूल और कुल का निर्माण करवा के सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 15, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, यानी समुद्र में पाया जाता है? हम जानते हैं कि 96.5% भाग, जो इतने जल में से 96.5% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 16, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? अभी अभी हम लोगों ने अलवणीय जल के बारे में बताया कि अलवणीय जल यानी मीठा जल, या इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यदि इस तरह बना घुमा के दे दिया जाएगा कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है, तो पीने लायक जल, इतना जल होते हुए भी पीने लायक जल मात्र 2.5% है, ये जो पीने लायक बचता है, जिसमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकाल के रह जाती है। अगला क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली की जाती है? बांस ड्रिप मतलब बांस का पाइप ले जाके ऊपर से लेकर नीचे तक इसको निकाला जाता है, ताकि ये गुरुत्वाकर्षण जल को खींच के जहाँ सिंचाई की जरूरत है वहाँ ले जा सकती है। तो बांस ड्रिप जो कृषि प्रणाली है, बांस ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली है, वो मेघालय राज्य में की जाती है। अगला क्वेश्चन 18, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिर्फ यमुना नदी पर नहीं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं पर यमुना नदी पर कोई भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं नहीं होती है और है भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? ताज़ा पानी का स्रोत भूजल है, यानी भूमि के अंदर से जो जल निकाला जाता है, भूजल, भूमि का जल को ताज़ा पानी का स्रोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 20, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? अभी अभी हम लोगों ने बात किया
कि इंदिरा गांधी नहर जो सतलज नदी से निकलती है, जिसमें 12 मासी जल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है? देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बाढ़ को नियंत्रित करती है, तो ये कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, तो इस पर कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बाढ़ बना दिया गया और इससे बाढ़ पर नियंत्रित पा सकती है, कोसी नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन 22, भारत में की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत की नदियों पर बढ़ती जनसंख्या ने नदियों पर बहुत ही ज़्यादा कचरा बहाकर ये बहुत दुष्प्रभाव को किया है। अगला है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण जब हुआ, औद्योगिकरण हुआ, इससे फैक्ट्रियों का गंदा पानी को नदी में बहा दिया गया, जिससे पानी खराब हो गया। अगला है कृषि आधुनिकीकरण। आधुनिक तरीके से कृषि करते हैं तो इससे जल की गुणवत्ता को खराब कर दिया जाता है, जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो तीनों ऑप्शंस देखे, तीनों में से तीनों अत्यधिक दुष्प्रभाव किया है, किसको? नदियों के जल को। अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ने पानी को घर तक पहुंचाने के बाद इसे एकत्रित करके रखने के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मतलब बात बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, इसे जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में होगा। अगला देख रहे हैं ना ऑप्शंस। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्र में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। एकदम बहुउद्देशीय परियोजनाओं से ये चीज होता है कि जहां उस क्षेत्र में जल ला देती है जहां जल की कमी होती है। अगला देख रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल के बहाव को नियंत्रित करती है और बाढ़ पर काबू पाती है। पक्का अभी हम लोग कोसी नदी में देखें कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल के बहाव को नियंत्रित करती है और बाढ़ पर काबू पाती है। अगला है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं से बृहद स्तर पर मतलब बहुत ज़्यादा विस्थापन होना पड़ता है लोगों को, और आजीविका खत्म हो जाती है, यानी कमाने का जरिया खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये भी होता है, लेकिन ये ऐसा ऑप्शंस है जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है। अगला देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। हाँ, अभी हम लोग देखें कि 22% विद्युत पैदा होती है केवल जल विद्युत से। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं से बृहद स्तर पर लोगों को विस्थापन होना पड़ता है और आजीविका खत्म हो जाती है, जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है। अगला क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? हमारे राज्य झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगला, सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य को प्रभावित करती है? सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है और किस राज्य को प्रभावित करती है? गुजरात राज्य को। अगला क्वेश्चन, जल की कमी के क्या कारण है? जल इतना होते हुए भी कमी क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? जल की कमी के लिए अतिशोषण, जल का अतिशोषण किया जाता है। जहां यूज होना चाहिए वहां भी यूज करता है, जहां नहीं यूज होना चाहिए वहां भी यूज कर लिया जाता है। अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, सही बात, जल का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, इससे जल की कमी हो जाती है। अगला, समाज में विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, सबको एक जैसा जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके यही तो तीनों ऑप्शन है, तीनों के तीनों सब सत्य हैं और यही है कि जल की कमी के कारण है। अगला क्वेश्चन, टांका क्या होता है? 28 नंबर में बता रहा है टांका क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में टांका का निर्माण करवाया जाता है। टांका क्या होता है? पीने के पानी का संग्रहित करने का एक भूमिगत टैंक, यानी जमीन के अंदर पर बनाया जाता है भूमिगत टैंक, जिसमें पीने का पानी होता है। जब पानी की दुर्लभता हो जाती है तब यही टांका के पानी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट 29, सन 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? हाँ जी, भविष्यवाणी हो चुका है कि 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोगों को जल की कमी झेलनी पड़ेगी, इसलिए सतर्क हो जाओ। अगला क्वेश्चन 30, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से
कम हो रही है। देखो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति थी, लेकिन अभी उसमें कमी हो रही है। क्यों पता है? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर में 12 मासी जल सुविधा कर दी गई है। इतना आसानी से जल मिल जाता है, तो फिर टंकी बनाने की क्या आवश्यकता है? ये सोच के लोग वर्षा जल संग्रहण की रीति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 31, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया? सिंचाई में ऑब्वियसली है कि फसल प्रतिरूप को परिवर्तन कर दिया। सिंचाई हुआ तो फसल का उपलब्धता हम लोगों के बीच ज़्यादा हो गया। अगला देख रहे हैं 32, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे हो रही है? सच में प्रचुर मात्रा में जल है हमारे पृथ्वी पर, फिर भी जल दुर्लभता होती जा रही है, यानी जल की कमी होती जा रही है। हमारे पास जल मिल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक कचरों और रसायन से जल की गुणवत्ता में कमी आ गई है। जल तो है, लेकिन अत्यधिक कचरा उस पर डाल दिया जाता है, रासायन उस पर डाल दिया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता कमी आ गई है, उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, जल की मात्रा में वृद्धि होना नहीं। जल है, लेकिन उस पर औद्योगिक कचरा और रसायन से जल की गुणवत्ता को खराब कर दी जाती है, जिससे जल दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 33, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? नदियों पर बांध बनाने से जलाशय की तली में तलछट जमा हो जाता है। हाँ, एकदम होता है। जलीय जीवों का भोजन में कमी हो जाती है। हाँ, जलीय जीव एक ही जगह पे रह पाते हैं, उसको यहाँ वहाँ जाने की नहीं मिल पाती है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं। बिल्कुल, नदी में बांध बना देने से वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण होता है, ये बोल रहे सूर्य ग्रहण होता है, नहीं, नदियों पर बांध बनाने से सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ये सूर्य ग्रहण का ऑप्शन होगा ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन 32, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हम लोग देखें कि बाढ़ पर नियंत्रित पा सकते हैं। हाँ, कोसी नदी पर अभी हम लोग देखें सिंचाई की सुविधा हर जगह, 12 जल। अभी देखिए हम लोग इंदिरा गांधी नहर में जल विद्युत उत्पादन, हाँ 22% जल विद्युत उत्पादन होता है। तो हाँ, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सारे बाढ़ पर नियंत्रित होता है, सिंचाई उपलब्ध होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है। तो इनमें से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ होती है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे, हो सकता है एकदम पक्का, मेरे से लिख लो। देखो, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। अगला देखो, हीराकुंड बांध महानदी नदी पर। कौन सी नदी? हीराकुंड बांध महानदी पर। थर्ड, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पे हुआ है? सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा हुआ है। अगला देखो, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी में हुई है? सरदार सरोवर परियोजना यानी गुजरात। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर। अगला है कि भारत में सिंचाई के मुख्य कितने साधन हैं? सिंचाई के प्रमुख 3 साधन है। भारत में सिंचाई के प्रमुख 3 साधन है। अगला देख रहे हैं, महानदी गुजरती है कहाँ से होकर? उड़ीसा से होकर। महानदी कहाँ से होकर गुजरती है? नेक्स्ट देखते हैं कि महानदी से होकर गुजरती है। महानदी कौन सी राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से होकर गुजरती है। देखा, हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को डील किया। यदि आप लोगों को इतने में से कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट पे लिख के बताइए, मैं आप लोगों को फिर से डील करके बताऊंगी सारे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग ऐसे ही वीडियो लाएंगे अगला चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।